मुरलीधर नाम का एक गांव था जहां पर दो बच्चे साहिल और प्रधुम एक बूढ़े बाबा के पास बैठे हुए थे और वो बाबा उन्हें एक कहानी सुना रहे थे। मुरलीधर गांव से जुड़े महासागर में एक छुपा हुआ गांव है जो बिल्कुल महासागर के बीचों बीच है। वहां के गांव में हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग रहते हैं और वहां के घर मछलियों से बने होते हैं। क्या सच में वहां के घर मछलियों से बने होते हैं? हाँ, वहां के घर मछलियों से बने होते हैं और वहां भी इस गांव की तरह प्रधान और जमींदार होते हैं। सब कुछ है वहां पर। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है बाबा। महासागर के बीचों बीच कोई गांव हो सकता है? मैं कैसे मानूं? ये बात एकदम सच है। चाहो तो जाकर देख लो। हम वहां जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा और हिम्मत हो तो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जरूर उस मछली गांव में जाऊंगा। तुम जाना चाहते हो तो चले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। ये तो समय बताएगा, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी आना ही होगा। 18 साल बाद साहिल एक दिन प्रधुम को समुद्र के पास बुलाता है और एक नाव भी तैयार रखता है। प्रधुम साहिल के बुलाने पर वहां आ जाता है। क्या हुआ साहिल, आज तुमने यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें वो कहानी याद है? कौन सी कहानी? अरे वो बूढ़े बाबा जो हमें कहानी सुनाया करते थे ना जब हम छोटे थे। वो कहानी नहीं सुनाते थे कि महासागर में एक गांव है जहां पर हमारे जैसे ही लोग रहते हैं और उनके घर मछलियों जैसे दिखते हैं। हाँ, याद आया। एक मिनट, मगर तुम्हें अचानक से ये कहानी क्यों याद आ गई और ये नाव यहाँ पर इस वक्त क्यों है? साहिल, तुम क्या करने की सोच रहे हो? प्रधुम, मैंने कहा था ना कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जरूर जाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। नहीं भाई, मैं नहीं आऊंगा, वो झूठी कहानी थी यार। तुम चलोगे मेरे साथ, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है। अरे नहीं यार, दोस्ती की कसम मत दे यार। चल बैठ जा नाव में। प्रधुम साहिल की नाव में बैठ जाता है और दोनों महासागर में मछली गांव को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे महासागर में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, इतने अंदर कि दूर दूर तक कोई किनारा उन्हें दिखाई नहीं देता। इससे डरकर प्रधुम कहता है, साहिल, हम कुछ ज्यादा ही अंदर नहीं आ गए? अब तो कहीं भी किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। चलो वापस चलते हैं। नहीं नहीं, नहीं का क्या मतलब है? हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि मैं रास्ता भूल चुका हूं। क्या? अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय उस मछली गांव को ढूंढने के, नहीं तो मृत्यु हमें ढूंढ लेगी। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने खुद को और तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि अगर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे तो हम मारे जाएंगे। ऐसी स्थिति में ही लोग अपनी राह में सफलता पाते हैं। हे प्रभु, क्या सोचकर आपने मुझे इसके जैसा सन की दोस्त दिया? साहिल और प्रधुम अब बस चप्पू चलाते चलाते महासागर के और अंदर चले जाते हैं। अचानक साहिल को कुछ दिखाई देता है। प्रधुम, प्रधुम, क्या तुम्हें दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? वो देखो, एक जगह है जहां बड़ी बड़ी मछलियां हैं। क्या ये वही गांव तो नहीं जो बूढ़े बाबा हमें बताया करते थे? हाँ, ये वही गांव है, ये वही मछली गांव है। वो कहानी झूठी नहीं थी, सच्चाई हमारे सामने है। आखिरकार हमने इस गांव को ढूंढ ही लिया प्रधुम। यस! साहिल और प्रधुम करीब आधे घंटे बाद वे उस गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे दोनों उस गांव में उतरते हैं, शिल्पा नाम की लड़की उन्हें देखकर उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हमने इस गांव के बारे में सुना था, तू इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। बाहर वालों का यहाँ आना मना है। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं किया जाएगा। हमें माफ कर दीजिए, हमें बस थोड़ा खाना और पीने के लिए पानी दे दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो। शिल्पा साहिल और प्रधुम को अपने घर ले जाती है जो मछली के आकार का था। अरे साहिल, ये तो सच में मछली घर है। यहाँ सारे घर मछली जैसे हैं। सही कह रहे हो, यहाँ आकर मेरा सपना पूरा हो गया।
वे दोनों शिल्पा के घर में बैठ जाते हैं। शिल्पा उन्हें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देती है। जैसे ही वे खाना खाकर उठते हैं, शिल्पा का भाई सुरेश वहाँ आ जाता है और शिल्पा से कहता है, क्या यही दोनों हैं जो बाहर से आए हैं? हाँ। प्रधुम धीरे से साहिल से कहता है, ये पक्का हमें मारने आया होगा, सब तुम्हारी गलती है। हाँ यार, कहाँ फंस गए। साहिल सुरेश से कहता है, भाई हम पक्का चले जाएंगे और कभी किसी को इस गांव के बारे में नहीं बताएंगे। हाँ भाई, सच में हम लोग समुद्र में कभी पैर भी नहीं रखेंगे, बस हमें माफ कर दो। क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं कोई गुंडा हूँ? दरअसल हम लोगों को आपकी मदद चाहिए इस गांव को बचाने के लिए। किससे? हमारे प्रधान से। 1 महीने पहले की बात है। 1 महीने पहले हमारे गांव ने प्रधान को चुना और एक नए प्रधान को जादुई मोती की माला पहनाई, जिसे पहनने के बाद प्रधान के पास जादुई ताकत आ जाती है, जिसकी वजह से अगर गांव वाले प्रधान की बात नहीं मानते तो वो अपनी शक्तियों से उन पर नियंत्रण पा लेता है। हमारे गांव में एक जादुई आईना भी है जो हमारे गांव और बाहर की दुनिया को जोड़ता है। प्रधान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस आईने को अपने घर में रख लिया है। अब मैं बाहरी दुनिया में भी अपना डंका बजाऊंगा। मैं इस गांव में आसानी से मिलने वाले मोतियों को बाहरी दुनिया में बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गांव वालों को ही मोती बिनने के लिए कहूंगा। प्रधान इतना लालची इंसान निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे गांव के मोतियों में शक्तियां होती हैं। अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो उसकी समस्याएं हमारे गांव को भी झेलनी पड़ती हैं। तो आप चाहते क्या हैं? इसमें हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्योंकि आप इस गांव के नहीं हैं, तो प्रधान की शक्तियों का असर आप पर नहीं होगा। ओह, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आप चाहते हैं कि हम उस प्रधान से वो आईना जो बाहरी दुनिया को इस मछली गांव से जोड़ता है, उसे उसके घर से चुरा ले, यही ना? वो वापस से अपनी मोतियों की शक्ति का इस्तेमाल करके वो आईना ले लेगा। हमें उस मोती की माला को उसके गले से चुराना होगा। जी बिल्कुल, हमने तो उसे अच्छा समझा था, मगर वो लालची निकला। कोई बात नहीं, आप सब हम पर छोड़ दीजिए। सुरेश और शिल्पा दोनों प्रधान के घर के बाहर पहुंचते हैं और प्रधान को आवाज लगाने लगते हैं। प्रधान जी, प्रधान जी। प्रधान जब वो ये आवाज सुनता है तो कहता है, कौन है जो इतनी सुबह सुबह आवाज लगा रहा है? जाकर देखता हूँ। प्रधान घर के बाहर आता है। ओह, तो तुम दोनों भाई बहन हो। क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह मेरे घर के बाहर आकर क्यों चिल्ला रहे हो? प्रधान जी, गांव के अनमोल मोतियों को बाहरी दुनिया के साथ मत बांटिए, ये हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, हमारा गांव इन्हीं अनमोल मोतियों की वजह से बाहरी दुनिया से छिपा हुआ है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। पता है ना, मेरे पास जादुई मोती की माला है। प्रधान जी, ये गलत है। साहिल और प्रधुम चुपके से प्रधान के घर में घुस जाते हैं। सुरेश और शिल्पा वहाँ सिर्फ प्रधान का ध्यान खींचने के लिए आए थे। प्रधान दूसरी ओर अपना हाथ आगे करता है और सुरेश और शिल्पा से कहता है, तुम दोनों अभी के अभी मूर्ति की तरह खड़े हो जाओ। प्रधान के इतना कहते ही दोनों एक जगह खंबे की तरह खड़े हो गए और दूसरी ओर साहिल और प्रधुम वो आईना ढूंढने लगते हैं। अरे, प्रधान ने यहाँ आईना कहाँ रखा होगा? पता नहीं, मगर जल्दी ढूंढो, नहीं तो ये हमें भी खंबा ना बना दे। इसका जादू शायद हम पर काम नहीं करेगा, और अगर कर गया तो, और नहीं किया तो? साहिल और प्रधुम प्रधान के घर में झगड़ने लगते हैं। इतने में ही प्रधान उनकी आवाज सुनकर अंदर आ जाता है। कौन है अंदर? सामने आओ, नहीं तो खंबा बना दूंगा। साहिल प्रधान के कमरे में भाग जाता है। जब प्रधान अंदर आकर साहिल को देखता है तो वो कहता है, तुम कौन हो? पक्का तुम मेरा जादुई आईना चुराने आए थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं और मेरा दोस्त तो। तुम्हारा दोस्त? तुम तो अकेले खड़े हो। हाँ? प्रधुम जब इधर उधर देखता है तो उसे साहिल कहीं नजर नहीं आता। धोखेबाज, मुझे अकेला छोड़कर भाग गया, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तैयार हो जाओ खंबा बनने के लिए। प्रधुम अपनी आंखें बंद कर लेता है
और प्रधान प्रधुम से कहता है, मेरी शक्तियां दिखाओ अपना चमत्कार और बना दो इसे खंबा। मगर प्रधुम पर उसकी शक्तियों का कुछ असर नहीं होता और पीछे से साहिल चुपके से आकर प्रधान के गले से उसके मोतियों की माला खींचकर उसके गले से निकाल देता है। जैसे ही माला उसके गले से उतरती है, सुरेश और शिल्पा ठीक हो जाते हैं और अंदर आ जाते हैं। सुरेश जल्दी से उस माला को अपने गले में पहन लेता है। वो माला मेरी है, मुझे वापस दो। अब मोतियों की शक्ति मेरे पास सही सलामत रहेगी। हे मोतियों की शक्ति, सुन मेरी बात और बना दे इसे खंबा। सुरेश के इतना कहते ही प्रधान एक खंबे की तरह एक ही जगह पर बिना हिले खड़ा हो जाता है और अगले दिन गांव वाले सुरेश को प्रधान बना देते हैं और आईना भी सुरेश को मिल जाता है। सुरेश और बाकी सब उसी जगह मिलते हैं जहां पर साहिल और प्रधुम अपने नाव लेकर आए थे। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद साहिल और प्रधुम। ये तो मेरा फर्ज था सुरेश, और मेरा भी। आप लोग इस आईने के अंदर जाएंगे तो सीधे अपने गांव में पहुंच जाएंगे। साहिल और प्रधुम दोनों उस आईने में चले जाते हैं और सीधे अपने गांव में पहुंच जाते हैं और सबको ये कहानी सुनाने लगते हैं। तालाबपुर गांव में बल्लू और बलराम नाम के दो युवक रहा करते थे। वो दोनों कोई काम धंधा नहीं करते थे, बल्कि वो गांव में चोरियां किया करते थे। उनकी हरकतों की वजह से सारा गांव परेशान था। वो सुबह से लेकर शाम तक कल्लू चाय वाले की दुकान पर बैठा करते और किसी न किसी के घर पर चोरी करने की योजना बनाते। बलराम और बल्लू कल्लू की दुकान पर बैठे हुए चाय पी रहे थे। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? अच्छा खासा तो गांव है हमारा। तू समझ नहीं रहा बल्लू, गांव के सभी लोग जान चुके हैं कि हम दोनों चोर हैं, इसीलिए कोई हम दोनों को सम्मान नहीं देता। अरे सम्मान का क्या अचार डालेंगे, हमें तो बस पैसे चाहिए। बेवकूफ कहीं के, मैं तुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेरी खोपड़ी में मेरी बात फिट ही नहीं बैठ रही। बल्लू, गांव के सभी वासी अब हमसे बहुत चौकन्ने हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते से हम जिस किसी के भी घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं, उस घर का कोई ना कोई सदस्य हमारा स्वागत करने के लिए पहले से ही बैठा होता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बलराम, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम दोनों के पास जो कुछ बचे कुचे पैसे थे वो तो समाप्त हो गए। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आकर कल्लू से बोला, अरे कल्लू भाई, कल मेरी बिटिया की शादी है, मैं तुम्हें न्योता देने आया हूँ। आखिरकार तुम हमें कई सालों से अपने हाथ की बनी हुई चाय पिला रहे हो। मुखिया को देखकर बल्लू खुश होते हुए बोला, ये क्या मुखिया जी, सिर्फ कल्लू भाई को निमंत्रण देंगे, हमें और बलराम को निमंत्रण नहीं देंगे? तुम दोनों तो मेरे घर के आसपास भी मत भटकना। भला ये क्या बात हुई मुखिया जी, हम भी इसी गांव के वासी हैं। तुम दोनों इस गांव के वासी होने के नाम पर कलंक हो। याद रखना, मैंने सिर्फ तुम दोनों की सेवा के लिए ही घर के बाहर लठैत बैठा रखे हैं। अगर तुम दोनों मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी हड्डियां तुड़वा दूंगा। इतना कहकर मुखिया क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। ये मुखिया पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा है। सही बोल रहे हो बलराम, ये तो कल्लू भाई के सामने हमारा अपमान करके चला गया। माना कि हम दोनों चोर हैं, मगर हमारा भी कोई सम्मान है। चोर होने के साथ साथ हम इस गांव के वासी भी हैं। अगर ये मुखिया हमें निमंत्रण दे देता तो भला इसका क्या बिगड़ जाता? कोई बात नहीं बलराम, आज रात हम दोनों इस मुखिया के घर पर ही चोरी करेंगे और इसके उन लठेतों को भी देख लेंगे जो इसने हमारी सेवा के लिए बैठा रखे हैं। रात के वक्त बल्लू और बलराम मुखिया के घर के पास पहुंचकर चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखने लगे। मुखिया ने अपने घर के बाहर कुछ आदमी बैठा रखे थे जिनके पास लाठियां मौजूद थीं, मगर बल्लू और बलराम छत पर चढ़ने में माहिर थे। कुछ ही पलों में वो दोनों मुखिया के घर की छत पर चढ़ गए। इसके पास तो बहुत अधिक धन है बल्लू, इन सारे सोने को तो बेचकर हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। मगर बल्लू के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा।
बात तो तुम्हारी सही है बलराम, लेकिन सोचो कल मुखिया की बेटी की शादी है। अगर हमने ये सारा सोना चुरा लिया तो उसकी बेटी की शादी रुक जाएगी। ये कैसी बातें करने लगा है तू? अचानक तेरे अंदर अच्छाई कैसे जाग गई? देख, हम दोनों चोर हैं बलराम, लेकिन पापी नहीं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ आए हैं तो कुछ तो चुरा कर जाएंगे। तभी बल्लू की नजर तिजोरी के साइड में रखे एक कड़े पर पड़ी, जिसमें हीरे ही हीरे जड़े हुए थे। खाली हाथ नहीं जाएंगे बलराम, हम दोनों इस हीरे जड़ित कड़े को लेकर जाएंगे। मान गए तुझे मेरे दोस्त। बल्लू ने जैसे ही कड़ा उठाया, तभी घर के अंदर बाहर सायरन की आवाज गूंज उठी। अजीब बात है बल्लू, हमने जब इस सोने को हाथ लगाया तो सायरन नहीं बजा, मगर जैसे ही इस कड़े को तुमने उठाया सायरन बज उठा। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है बलराम कि आखिर इस कड़े में ऐसी क्या बात है जिसके लिए मुखिया ने इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी है। मुझे लगता है कि इसमें जड़े हुए हीरे बहुत ही कीमती होंगे। तभी बल्लू और बलराम के कानों में बहुत से लोगों की जूते की आवाजें टकराई। लगता है वो सब इसी कमरे की ओर आ रहे हैं। अब हम क्या करें? अगर हम दोनों पकड़े गए तो मुखिया हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो भी होगा देख लेंगे, इस कड़े को अपनी जेब में छुपा ले। तभी वहाँ पर मुखिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर आ गया। वो बल्लू और बलराम को देखते हुए क्रोधित होकर बोला, देखते क्या हो, पकड़ लो इन दोनों को। वो कड़ा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। बल्लू और बलराम भागने में भी माहिर थे। वो दोनों बहुत फुर्ती से वहाँ से भाग गए, मगर वो दोनों इतने घबराए हुए थे कि वो शहर की ओर नहीं बल्कि जंगल की ओर भागे। भागते भागते वो एक बड़ी सी नदी की तरफ आ गए। लगता है हम दोनों घबराकर उल्टी दिशा की ओर भाग आए। सही कह रहा है यार, अब क्या करें? लगता है इस बार हम दोनों पक्का पकड़े जाएंगे। तभी बल्लू और बलराम की नजर मुखिया पर पड़ी, जो बहुत से गार्ड लेकर उनकी ही तरफ आ रहा था। बल्लू, तुझे तैरना आता है? हाँ, मुझे तैरना आता है, लेकिन इतनी बड़ी नदी हम कैसे पार करेंगे? जो भी होगा देख लेंगे, फिलहाल तो अपनी जान बचाओ। बल्लू और बलराम दोनों नदी में कूद गए, मगर नदी इतनी बड़ी थी कि वो दोनों तैरते तैरते थक गए, मगर नदी का किनारा आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उन दोनों के सामने आ गया। हमारे साथ तो वही हो गया बलराम कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। ये मगरमच्छ हमें नहीं छोड़ेगा। हिम्मत मत हार बल्लू, हमने बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना मिलकर किया है। इस मगरमच्छ की क्या औकात है? पागल हो गया है क्या? इंसानों की बात अलग है, मगरमच्छ की बात अलग है। तुझे लगता है तो इस मगरमच्छ के एक दांत को भी तोड़ पाएगा? अरे ये हमें जिंदा चबा जाएगा। हम दोनों बीच नदी में फंसे हुए हैं, कुछ सोच। सब तेरी वजह से हुआ है बल्लू। अच्छे खासे हम दोनों उन आभूषणों को उठाकर फरार हो जाते और उन्हें बेच देते, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर तो राजा हरिश्चंद्र सवार हो गए थे। अचानक तुम्हारे मन में गांव के प्रति और मुखिया की बेटी के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया कि तुम्हें उनकी चिंता होने लगी। अब भुगतो। मुझे क्या पता था कि उस कड़े को उठाना हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगा। तभी उस मगरमच्छ ने बलराम के ऊपर हमला बोल दिया। बलराम मगरमच्छ से बचने के लिए पानी के अंदर तेजी से तैरने लगा, लेकिन मगरमच्छ का एक पंजा बलराम के माथे पर लग चुका था। बलराम बेहोश होकर पानी की गहराइयों में चला गया। इधर बल्लू बलराम को पानी में तलाश कर रहा था कि तभी उसे मगरमच्छों का पूरा झुंड दिखाई दिया। बल्लू अपनी जान बचाने के लिए तेजी से नदी के किनारे पर जाने के लिए तैरने लगा। कुछ ही देर में बल्लू नदी के किनारे पर आंसू लिए खड़ा हुआ था। हम दोनों बिछड़ नहीं सकते दोस्त, मैं तुझे इस पानी में जरूर तलाश करूंगा, तुझे कुछ नहीं हो सकता। इधर बलराम को पानी के अंदर अचानक होश आ गया, मगर आसपास का मंजर देखकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। वो एक पानी के गांव में था, जहां बहुत से लोग उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। तुम्हारे सर पर अभी अभी पट्टी बंधी है, तुम्हारे ऊपर मगरमच्छ ने हमला किया था।
अच्छा हुआ कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई, नहीं तो मगरमच्छ के हमले से बहुत कम ही लोग बच पाते हैं। लेकिन ये कौन सी जगह है और तुम सब सांस कैसे ले रहे हो? सांस तो तुम भी ले रहे हो बेटा। अरे हाँ, इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। मैं पानी के अंदर सांस कैसे ले सकता हूँ? ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? बलराम गांव को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। बलराम ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। उस गांव में खेती भी थी, स्कूल भी थे, अच्छे अच्छे मकान भी बने हुए थे। मुझे पता है कि तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, पर यकीन मानो, जब मैंने भी पहली बार इस दृश्य को देखा था तो मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अगर तुम्हें मेरी बात का मतलब समझना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इस गांव के मुखिया के घर पर। बलराम उस बूढ़े के साथ उस पानी के गांव में मुखिया के घर के अंदर चला गया। बलराम ने देखा कि मुखिया की बहुत बड़ी हवेली बनी हुई थी और मुखिया एक कुर्सी पर चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था। अरे, तुम तो पृथ्वी के वासी लगते हो। आपने बिल्कुल सही कहा। किसी जमाने में हम भी पृथ्वी पर ही रहा करते थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही मुखिया जी कि ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है। पानी में इंसान कुछ मिनट से ज्यादा सांस नहीं ले सकता, लेकिन आप सब तो यहाँ पर ऐसे रह रहे हैं जैसे कि आपको पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और मैं भी यहाँ पर सांस ले पा रहा हूँ। कृपया करके इस रहस्य से पर्दा हटाइए। दरअसल तुम जितने भी लोगों को देख रहे हो वो सब किसी जमाने में जिंदा थे। इनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं है। हम सब शापित हैं। मुखिया की बात सुनकर बलराम फटी फटी आंखों से मुखिया को देखते हुए बोला, तो क्या मैं भी शापित हो गया हूँ? नहीं, तुम शापित नहीं हुए। तुम तो जरूर बहुत ही दयालु भाव के व्यक्ति हो, वरना तुम इस शापित गांव में नहीं आ पाते। इस गांव को सिर्फ वही देख सकता है जिसका मन इस पानी की तरह साफ हो। शायद आपको किसी ने गलत जानकारी दी है मुखिया जी। मैं तो एक चोर हूँ। चोरी तुम शायद मजबूरी में करते होगे, पर तुम्हारा मन अभी भी साफ है। हम सारे गांव वासी पिछले 50 सालों से उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो हमें इस शाप से मुक्ति दिला सके, मगर इन 50 सालों में बहुत से लोग आए और हमें शाप से मुक्त करने की बात बोलकर वापस चले गए और दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। बलराम को उस मुखिया पर और गांव वालों पर बहुत ज्यादा तरस आया। मुझे बताइए मुखिया जी, आप सबको इस शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं आप सबका साथ देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम सब शापित कैसे हुए। आज से 50 साल पहले ये गांव तालाब के किनारे पर स्थित था और मैं इस गांव का मुखिया था। एक दिन मैं जंगल की तरफ जंगल के रास्ते में भटक गया और वहां मुझे एक साधु मिले जिनके शरीर से खून निकल रहा था। दरअसल उनकी बाह में एक तीर घुसा हुआ था और साधु के हाथ में हीरा जड़ा हुआ एक कड़ा था। वो कड़ा बेहद शक्तिशाली था और जादुई भी। उस समय साधु अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उस साधु ने वो कड़ा मुझे दे दिया और साथ ही साथ मुझे निर्देश भी दिया कि ये कड़ा जिस किसी भी व्यक्ति के पास रहेगा उस व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं होगी। मगर याद रखना, अगर किसी गलत मनुष्य ने तुमसे ये कड़ा चुरा लिया तो तुम और तुम्हारा गांव शापित हो जाएगा और तुम्हारा पूरा गांव तालाब में डूबकर मर जाएगा। लेकिन तुम सब मर के भी मरोगे नहीं और पानी के अंदर ही जीवित रहोगे और तालाब के पानी से बाहर कभी नहीं जा पाओगे। मुखिया की बात सुनकर बलराम गहरी सोच में पड़ गया। बलराम ने अपने साथ घटी घटना मुखिया को बता दी कि किस तरह से वो उस गांव के मुखिया की तिजोरी से ठीक वैसा ही हीरा जड़ित कड़ा चुरा कर भागे थे जिस कड़े की वो बात कर रहा था। मैं जानता हूँ, दरअसल तुम्हारे गांव के मुखिया के पूर्वज डकैती किया करते थे। वो लोगों को जान से मारकर उनका धन छीन लिया करते थे।
और एक दिन इस मुखिया का दादा मेरे घर में घुस आया और उस कड़े को चुरा कर ले गया। अगले ही दिन हमारा पूरा गांव तालाब में डूब गया और तब से हम लोग ऐसे ही इसी तालाब के अंदर रहते हैं। वो कड़ा मेरे दोस्त बल्लू के पास है। बताइए मुझे उस कड़े का क्या करना होगा? कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ उस कड़े को अपने गांव के मुखिया के सामने तोड़ना है और कड़ा तोड़ते ही हम सब शाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मेरा दोस्त बल्लू पता नहीं कहाँ होगा। तालाब का मुखिया रहस्यमयी तरह से मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारा दोस्त तालाब के उस पार किनारे पर बैठा हुआ रो रहा है। हम गांववासी तुम्हें उस तालाब के किनारे पहुंचा देंगे। तालाब के मुखिया ने बलराम को दूसरे छोर के किनारे पर पहुंचा दिया। बलराम ने देखा, आंखों में आंसू लिए हुए तालाब को ही देख रहा था। बलराम को देखकर बल्लू प्रसन्न हो गया। बलराम ने एक ही सांस में सारी घटना बल्लू को बता दी। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सही कहा बल्लू, चलो मुखिया के पास चलते हैं। इधर मुखिया अपने आदमियों के साथ क्रोधित अवस्था में बैठा हुआ था कि तभी बल्लू और बलराम उसके सामने आ गए। तुम दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। सीधी तरह से वो कड़ा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम सब कुछ जान गए मुखिया, तुम्हारे धनवान होने का राज भी और तुम्हारे पूर्वज डाकू थे इस बारे में भी। पकड़ लो इन दोनों नमूनों को और मार मार कर हालत खराब कर दो। तभी बल्लू ने अपनी जेब से वो कड़ा निकालकर जमीन पर बुरी तरह से पटक दिया। कड़ा चकनाचूर हो गया और उसमें जड़ित हीरे गिर पड़े और कुछ ही देर में उस तालाब के सारे वासियों की आत्माएं निकलकर बाहर आ गईं। वो सभी गांववासी शाप से मुक्त हो गए और मुखिया नजरें नीची करके चला गया।